हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएसएम लर्नर्स। जैसा मैंने कहा था क्लास 10 2 अप्रैल आपकी वीडियो आने वाली है। तो ये रही केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री। बहुत इजी, बहुत बेसिक, येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर टू क्लियर योर all concepts related to chemistry and chemical equations. So without any delay let's get into it. First thing, क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब कोई दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, एक नया सब्सटेंस बना दें, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपने केमिकल चेंजेस पढ़े हैं, उसमें आपने हमेशा पढ़ा है कि जो केमिकल चेंज हो गया वो इरिवर्सिबल होता है। तो केमिकल रिएक्शन भी वही है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। अब ये बहुत सारे टाइप्स की होती है जिसे आज हम इस क्लास में देखेंगे। बट द बेसिक थिंग इज कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्लियर? एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को अगर आप बर्न करते हैं तो क्या वही केमिकल रिएक्शन है? यस। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? मैग्नीशियम प्लस, जब भी आप कुछ बर्न करते हैं, आप ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो दिस विल गिव यू MgO। सिंपल रिएक्शन, इसी को रिएक्शन कहते हैं। अब इसे हम बैलेंस करना भी सीखेंगे, बट उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी आपके चैप्टर में, इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हुई है? क्या क्या उसके इंडिकेटर्स पॉसिबल हैं? तो सबसे पहला इंडिकेटर चेंज इन कलर। कभी भी अगर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट का कलर चेंज हो गया है, पहले वो ग्रीन था लेकिन अब वो रेड हो गया है, मतलब वहां पे रिएक्शन हुई है। ऐसे ही चेंज इन टेम्परेचर, पहले कोई चीज ठंडी थी लेकिन अब गर्म हो गई है, मतलब वहां पे भी रिएक्शन हुआ है। गर्म से ठंडा तो भी रिएक्शन हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस रिलीज हो रही है, कोई फ्लेम रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन है, CO2 है, ऑक्सीजन है, ये सब रिलीज हो रहा है, तो क्या वहां रिएक्शन हुई है? हाँ जी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या होता है प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, उसे आपने छोड़ दिया तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। जो सैंड है जो पानी में सेटल डाउन हो चुका है वही प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते किसी सॉल्यूशन में, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो वहां पे भी रिएक्शन होगी। हम एक प्रेसिपिटेट की रिएक्शन इसी चैप्टर में देखेंगे भी। ओके। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, क्योंकि अब आप ये टॉपिक सीख लोगे तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि पूरे 10th में, मतलब अब आप कभी भी केमिस्ट्री में इक्वेशंस लिखेंगे, आप उसे खुद से बैलेंस करके लिख देंगे। क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ इक्वल वेटेज होना चाहिए, दैट इज बैलेंस। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स या उनके नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल इक्वल होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट के। अभी देखते हैं इस चीज को। जैसे अगर हम इस रिएक्शन को नोटिस करें, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है जिंक के? 1। यहाँ पे लिखते हैं अपन। तो ऑन योर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो लेफ्ट साइड पे मुझे एक ही जिंक दिख रहा है, राइट पे कितने जिंक दिख रहे हैं? जिंक देखना है बस आपको, 1। दिस इज बैलेंस्ड कंडीशन, जितना उधर जिंक था उतना ही इधर है। ऐसे ही यहाँ पे देखें कितने हाइड्रोजन है, कितना है हाइड्रोजन? 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। बैलेंस सिचुएशन। कितने सल्फर है? 1। यहाँ कितना सल्फर? 1। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4। दिस इज व्हाट आई मीन बाय बैलेंस्ड सिचुएशन। बैलेंसिंग किस लॉ पे डिपेंड करता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने रिएक्शन करवा भी दी है, तो अगर मैंने 2 ग्राम जिंक लिया था तो प्रोडक्ट में भी मुझे जिंक का 2 ग्राम मिलेगा। वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता था, वो किसी अलग कंपाउंड के फॉर्म में मिल सकता था, वो गैस में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन वो वहां होना चाहिए। ये कहना चाहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि आप रिएक्शन भी करवा दोगे तो मास ना तो क्रिएट होगा एक्स्ट्रा, ना ही कुछ एक्स्ट्रा डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लियर है? एक इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले सीख लो कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है।
सबसे पहले आपको आपकी स्केलेटल इक्वेशन को लिखना होता है। स्केलेटल मतलब बेसिक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जो भी आपको हमने क्वेश्चन दिया है आप उसको लिखोगे। फिर आप उसमें मेटल्स को बैलेंस करोगे। ठीक है, मेटल कौन से होते हैं? तो मेटल की कैटेगरी में जितने भी सॉलिड एलिमेंट्स हो ना, वो सब मेटल होते हैं। अभी के लिए ये, क्योंकि फिर मेटल नॉन मेटल आगे भी चैप्टर है, तो जितने भी सॉलिड्स हैं उनको आप मेटल की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद आप नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। नॉन मेटल जो होंगे वो आपको लिक्विड, एक्चुअली नॉट लिक्विड, गैस की फॉर्म में मिलेंगे। तो जो भी गैसेस हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तुम्हें हर इक्वेशन में मिलेगा और वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, उनको हम हमेशा लास्ट में बैलेंस करेंगे। ठीक है, करके देखें। एक इक्वेशन ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये रही स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, तो स्केलेटल इक्वेशन लिखना था, पहला स्टेप हो गया। मेटल्स को बैलेंस करना था। यहाँ पे मेटल क्या क्या है? यहाँ पे मेटल है Fe। ठीक है, सिर्फ Fe आपका मेटल है। तो जरा देखो यहाँ पे कितने Fe हैं? 1। और यहाँ कितने Fe है? 3। ध्यान देना कि ये जो नंबर्स होते हैं आप इन्हें काउंट करेंगे, कितने हैं? 3 हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ क्या कर सकते हो? 3 से मल्टीप्लाई। तो ये भी 3 Fe हो गया और ये तो 3 था ही, बैलेंस्ड सिचुएशन। फिर इन्होंने कहा था नॉन मेटल, लेकिन मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अब कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू करूंगी। पहले देख लेते हैं कि कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे। मुझे तो 2 दिख रहे हैं। और यहाँ पे कितने हैं? ये भी 2 हैं। हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 1। ओके, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 4। यानी मुझे वहां पे 4 मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। मल्टीप्लाई, अब ध्यान देना, जब हम खुद से अपना नंबर ऐड करेंगे तो हम इनके फ्रंट में ऐड करेंगे। आप यहाँ ऐड नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि H2O4, नो, रॉन्ग। अगर आपको इसको 4 बनाना भी है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पूरे कंपाउंड के पहले। इससे क्या होगा? ये जो 4 है ना, ये 4 इसका भी है और ये 4 हाइड्रोजन का भी है, ये दोनों के साथ आएगा अब। ठीक है, तो हमने क्या किया? हम यहाँ 4 नहीं लिख रहे हैं और हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। क्या बैलेंस हो गई इक्वेशन? क्या ऑक्सीजन 4 हो गया? हाँ जी। क्या Fe 3 और 3 है? हाँ। लेकिन हाइड्रोजन को नोटिस करो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, पर मैंने जब इसके आगे 4 लगाया, यहाँ पे नोटिस करो, जब मैंने इसके आगे 4 लगाया तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये 4 इस हाइड्रोजन का भी है। आपको पता है अब कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास? 4 2 8, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अब आपके पास 2 नहीं, अब आपके पास 8 हाइड्रोजन है। अब अगर 8 हाइड्रोजन है तो इसको भी आपको 8 बनाना पड़ेगा। ये 8 कैसे बनेगा? ये क्या नंबर यहाँ पे मैं ऐड करूं कि उन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर 8 आ जाए? 4। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन जो हमें बैलेंस करने के बाद मिली है वो ये है कि 3Fe plus 4H2O will give Fe3O4 plus 4H2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिली है। आई होप समझ आई होगी इतनी बात। आगे बढ़े। डोंट वरी, बैलेंस कैसे करना है ये चीज मैंने इस लेक्चर में सिखाई है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट्स या उसे प्रैक्टिस करने के लिए इफ यू वांट तो मैं बैलेंस इक्वेशन के लिए एक शॉर्ट वीडियो अलग से और बना दूंगी सो दैट यू कैन प्रैक्टिस विद मी। फाइन, बट फॉर दैट कमेंट बिलो। फाइन, ओके। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं पूरी केमिस्ट्री में? अगर हम उसे एक मेजर पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें ना, तो हमारे पास 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है। पहली कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इस लिस्ट के लिए मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अब हम एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही ये रिएक्शन आपको याद हो जाएंगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना है, किसी दो चीजों को कंबाइन करते हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल, हम क्या करते हैं कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करते हो और उससे कोई प्रोडक्ट मिलता है, उसे बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। देखें एक बार एग्जाम्पल देखो, अगर आप क्विक लाइम किसको कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड, देखो मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये इनके नाम, फॉर्मूले कैसे बनते हैं और किस पे क्या चार्ज है, किसका क्या नाम है, ये क्लास 9th में जो फॉर्मूला बनाने का टॉपिक था वहां से आपने बहुत अच्छे से किया है। तो क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये कहते हैं कि अगर आप क्विकलाइम को वाटर में मिक्स करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी एक दूसरा नाम होता है, इसलिए ग्लाइम।
ये सारे नाम आपको याद करने जरूरी हैं। स्लेग लाइन, तो ये दिस इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ मैंने दो चीजों को क्या किया, ऐड किया और मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया, साथ में हीट रिलीज होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आपने कोल को बर्न किया है तो आपको CO2 मिल जाएगा और साथ में हीट रिलीज होती है। ऐसे ही नेचर में एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जब भी किसी चीज का डिकम्पोजिशन होता है वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और वहां पे भी हीट रिलीज होती है। अब तीनों ही रिएक्शन में एक चीज जो कॉमन चल रही है वो है रिलीज ऑफ हीट। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज हो, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए थोड़ा सा, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो सारी एक्सोथर्मिक होती है, इस बात का ध्यान रखना। दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आप कंबाइन करेंगे तो जो होगा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, ये बात ध्यान रख लेना। और साथ ही साथ रिएक्शंस पे अगर मैं किसी रिएक्शन का कोई स्पेशल नाम, सॉरी किसी कंपाउंड का कोई स्पेशल नाम, कोई साइंटिफिक नेम अगर मैं आपको बताऊं, प्लीज रिमेंबर जो भी आप बोल रही हूँ वो ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, उसका यूज है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्विक लाइम और स्लेक लाइम के नाम से पूछा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से नहीं। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। और ऐसे आगे बहुत सारे फैक्ट आने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आप रिएक्शंस के नीचे आप अपनी बुक रीड करेंगे और वहां पे लिखा है कि ब्राउन फ्यूम रिलीज हुए हैं, व्हाइट फ्लेम रिलीज हुई है, तो क्या वो सब फालतू की बातें हैं? नहीं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको याद कर लो। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मूविंग टू नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन, डीकम्पोजिशन। व्हाट इज डीकम्पोजिशन? किसी चीज का डिकम्पोज हो जाना, किसी चीज का टूट जाना, दैट इज डीकम्पोजिशन, और वही डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अगर कोई कंपाउंड टूट जाए और वो सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखोगे तुम कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सारी की सारी एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? हीट जो होता है ना इज यूज्ड अप। एक्सो में क्या हो रहा था? हीट रिलीज हो रही थी, रिएक्शन होता, टेम्परेचर बढ़ जाता। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होगा? हीट का यूज किया जाएगा। किसी भी चीज को तोड़ना हो, तुम्हें अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो बस वो क्या है? वो हीट एनर्जी है जो हम देते हैं रिएक्शंस को करवाने के लिए। अब वो हीट एनर्जी बहुत अलग अलग तरीके से दी जा सकती है। कई बार वो हीट एनर्जी हम थर्मल डिकम्पोजिशन यानी डायरेक्टली हीट के थ्रू ही दे देते हैं, कि हम टेम्परेचर ही दे देते हैं उसको। ठीक है, कई बार हम कुछ नहीं करते, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस दे देते हैं, करंट के फ्लो में ही रिएक्शन हो गई। कई बार लाइट एंड स्पेसिफिकली सनलाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो जाती है। कोई कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही टूट जाते हैं और टूट के अलग अलग हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। ठीक है, थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, और फोटो मतलब लाइट होता है। फोटो मतलब लाइट होता है, इसीलिए बाय लाइट। क्लियर है? एग्जांपल्स देख लें। आप देखना, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसे कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को। ये मार्बल में यूज होता है, इसके भी बहुत सारे फैक्ट हैं बुक में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा गया तो वो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ऐसे ही देखना, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, ये क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। पानी का करवाया इलेक्ट्रोलाइसिस तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। इससे रिलेटेड बुक में एक एक्टिविटी है और एक्टिविटी को मैं बाद में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। आपके इस चैप्टर में जितनी एक्टिविटीज है ना सब इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगी क्योंकि वो बहुत सारी हैं और सारी इंपॉर्टेंट है। सब में रिएक्शंस है और सब में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिन्हें हम मिस नहीं कर सकते, तो वो मैं सेपरेटली समझाऊंगी और तब मैं इसकी एक्टिविटी भी समझाऊंगी। ऐसे ही आप देखना, थर्ड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ये भी एक एक्टिविटी है इसकी, इसमें भी कलर चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से होती है डिकम्पोजिशन। आज आप लोग बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं तो उस बेसिक चीजों को थोड़ा याद करते हुए चलना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट? सिंपल इंग्लिश टर्म का क्या मतलब होता है? किसी को डिस्प्लेस कर देना। मेरी जगह थी, मुझे यहाँ से हटा के कहीं और बिठा देना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बस यही होता है। यहाँ जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है ना, कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है वो कम स्ट्रॉन्ग मेटल को रिप्लेस कर देगा।
जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है वो कम स्ट्रॉन्ग मेटल को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे देखना, ये जो जिंक है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा है? ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल मेटल है। और कॉपर बेचारा हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा वीक है। तो जब ये कॉपर सल्फेट के साथ दोस्ती कर रहा था, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्ती थी इन दोनों की, लेकिन जिंक आया और उसने थप्पड़ मारा कॉपर को और हटाया और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ गया और नया प्रोडक्ट जिंक सल्फेट बन गया। और कॉपर देखना वहां पे अकेला मायूस बैठा हुआ है। इस तरीके से जो भी स्ट्रॉन्ग मेटल होगा ना, वो अपने से लेस रिएक्टिव को हटा देगा। पर पता कैसे चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग है? ये तो आपने जिंक और कॉपर में बता दिया। क्या जिंक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर जिंक से भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग है? ये पता चलेगा तुम्हें इस टेबल से। इस टेबल को तुम्हें करना पड़ेगा लर्न, और फिर तुम बता पाओगे कि कौन कितना रिएक्टिव है। मतलब अब आप इस टेबल पे थोड़ा सा गौर फरमाना कि पोटेशियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर पाएगा? क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा? हाँ, यस इट कैन। क्या जिंक लेड को डिस्प्लेस कर सकता है? यस। क्या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम या कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है? नो। इस तरीके से चीजें लर्न करनी होगी। बहुत इजी है इसे लर्न करना, ठीक है, डोंट वरी। इससे रिलेटेड इसके नेमोनिक का एक मैं शॉर्ट डाल दूंगी, तो तुम बहुत आसानी से लर्न कर लोगे इस पूरी टेबल को। बट दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहे हैं। जिंक ने तो कॉपर को हटाया था, वो तो दादागिरी थी। लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि क्लास में बैठे हैं और दो बच्चे खुद से अपनी मर्जी से बस अपनी सीट्स इंटरचेंज कर लेते हैं। मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, तू मेरी जगह आ जा। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप नोटिस करना कि ये जो सोडियम है, ये बेरियम की जगह चला जाएगा और ये बेरियम इसकी जगह ले लेगा। तभी तो यहाँ सोडियम सल्फेट था लेकिन यहाँ बेरियम सल्फेट है। यहाँ बेरियम क्लोराइड था लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड है। बस दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, इजी। यहाँ एक चीज मैं समझा देती हूँ कि ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये है प्रेसिपिटेट। ये जब हम डाउन का एरो लगाते हैं ना, वो मीनिंग होता है प्रेसिपिटेट का। प्रेसिपिटेट जो मैं पहले बता चुकी हूँ, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है। ये अगर बन गया है तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। ये व्हाइट कलर का होता है बेरियम सल्फेट। तो अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि जब ये रिएक्शन हुई होगी, रिएक्शन के बाद स्टार्टिंग में दोनों लिक्विड है, रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट बना और वो व्हाइट पाउडर नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गया। और जब वो सेटल डाउन हो गया तो हमें पता चल गया कि ओके रिएक्शन हो गई है। दिस इज हाउ प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। और ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसी रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ये वाली रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, लेकिन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये बहुत ध्यान से समझना, इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। देखो, ऑक्सीडेशन में ओ आ रहा है, ओ से क्या याद रखेंगे हम? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन कब होता है? अगर रिएक्शन में किसी को ऑक्सीजन का गेन हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि उसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था। क्या इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था? नहीं। लेकिन क्या रिएक्शन के बाद उसको ऑक्सीजन मिल गया है? हाँ। तो इसे मैं क्या कहूंगी? इसे मैं कहूंगी कि यहाँ पे हो गया है ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो जाए। कोई रिएक्शन ऐसी हो कि उसके पास पहले हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, कोई रिएक्शन ऐसी हो जिसमें उसके पास पहले हाइड्रोजन था पर बाद में हाइड्रोजन नहीं रहा, तो वहां पे भी आप कहेंगे कि ऑक्सीडेशन ही हुआ है। और इसी का उल्टा, अगर किसी का ऑक्सीजन लॉस हो जाए, कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था बाद में नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे उसका रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो अगर किसी का ऑक्सीजन लॉस हो जाए तो रिडक्शन, बट वहीं अगर उसको हाइड्रोजन मिल जाए तो भी वो रिडक्शन है। तो अगर किसी को ऑक्सीजन मिला है तो ऑक्सीडेशन, अगर किसी का हाइड्रोजन लॉस हो गया है तो भी ऑक्सीडेशन, अगर किसी का हाइड्रोजन गेन हुआ है तो रिडक्शन, किसी का ऑक्सीजन लॉस हो गया है तो रिडक्शन। ध्यान से इस स्लाइड को देख लेना, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये मुश्किल लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसे कहते हैं। अब
ध्यान से समझेंगे। मैं इस इक्वेशन में फिर से यहाँ पे लिखती हूँ। और अगर समझ नहीं आ रहा ना तो वीडियो को बार बार पीछे लेके जाओ, बार बार सुनो, लेकिन इसको समझो, ये बहुत जरूरी है समझना। एमसीक्यू आएगा ही आएगा इस टॉपिक पे से। अब जरा ध्यान देना, मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कह दिया है, मैंने ये तो बता दिया है तुम्हें कि इसका हो रहा है रिडक्शन। चलो पूरा लिख लेते हैं। और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इतनी बात क्लियर है? अब आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट कौन होते हैं पहले तो मेरे को ये बताना है। एजेंट होते कौन है? एजेंट वो होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। एजेंट कौन है? काम करने वाला इंसान एजेंट है। अब यहाँ इंसान तो नहीं है, बट काम जो कर रहा है वो एजेंट है। तो अब मेरे को बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? कौन है जो ऑक्सीजन दे रहा है? कौन है जो ये करवा पा रहा है? मैं ऑक्सीडेशन कब करवा पाऊंगी? जब मेरे पास ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे कौन था जो जिसके पास ऑक्सीजन है? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जिसने काम करवाया, कौन है जिसने ऑक्सीजन दिया? वो है कॉपर ऑक्साइड। इसलिए कॉपर ऑक्साइड को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसने उस ऑक्सीजन को लिया, जिसने उस ऑक्सीजन को लिया है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनको पहचानना ये आपका मेजर क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, इंपॉर्टेंट। और इनको पहचानने के लिए आपको अच्छे से बस समझना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद की कहानी सिर्फ इतनी है कि जो असल में रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से समझना, जो असल में रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो असल में ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और ध्यान रखना इस बात को कि एजेंट रिएक्टेंट के साइड पर ही होंगे। वो प्रोडक्ट के साइड पे कोई भी इसको मत कह देना इसको कि ये एजेंट है। ये एजेंट कैसे है? इसने कोई काम ही नहीं करवाया, ये तो रिजल्ट है हमारे काम का। इधर कोई एजेंट नहीं है, एजेंट कहाँ है? रिएक्टेंट की साइड पे। क्लियर? चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं समझ आ रहा तो मैं बार बार कहूंगी कि रिपीट देखना, लेकिन इसको समझना, और फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट कर देना। मैं सुन भी रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं रिप्लाई भी करूंगी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं इन दो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने की। और अब अगर इतना अच्छे से समझ लिया तो पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर चेक कर लेना, मैं यहाँ बता देती हूँ। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? कर लिया पॉज? नहीं। चलो, यहाँ हो क्या रहा है? जिंक ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन इधर जिंक को देखो, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन में तो रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है रिडक्शन। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन है, लेकिन इसको तो ऑक्सीजन मिल गया ना, उसका तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, यानी यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। और साथ ही साथ अगर हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट भी पता लगा लें तो देखो भाई, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? मैं तो ऐसे आराम से कर लेती हूँ। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे ना आपका ये ऑक्सीजन है, और ये अच्छा, मैग्नीज के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन बेचारा जा चुका है, ये रिडक्शन हो गया है यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे अगर तुम देखो ये HCl है, और ये क्लोरीन। मैंने क्लोरीन पे क्यों किया? मैंने H2O पे क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंस देनी है। मेरे पास यहाँ Cl था, मैं Cl के रिस्पेक्ट में ही देख रही हूँ। और अब आप देखोगे ना, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन की कोई कहानी ही नहीं है, यहाँ तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन था, याद करो।
लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या था? लॉस ऑफ हाइड्रोजन था ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीडेशन। तो वहां पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये रिड्यूस हुआ था, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ था। क्लियर है? लास्ट स्लाइड। लास्ट दो बेसिक थ्योरी है, दो बेसिक टॉपिक हैं कि आपने इतनी रिएक्शंस को समझा। अब आपको ये समझना है कि आपके पास, आपके आसपास दो मेजर रिएक्शंस चलती जा रही हैं, और आप वो रोज हो रही हैं, वो हर सेकंड हो रही हैं। पहला है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। पर ये दोनों कैसी रिएक्शन है? क्या ये कॉम्बिनेशन है? क्या ये डिकम्पोजिशन है? क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है, या सिर्फ ऑक्सीडेशन है, या सिर्फ रिडक्शन है? कैसी रिएक्शन है ये? ये दोनों ही ऑक्सीडेशन है। ये दोनों ही क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप अपनी साइंस की बुक अगर ओपन करेंगे तो आपको वो टॉपिक होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ, टॉपिक होगा कुछ ऐसा। ये दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन की हैं जो हमारे साथ रूटीन में हो रही हैं। पहला है कोरोजन। कोरोजन का मतलब जंग लगना होता है। आपने सबसे कॉमन लोहे में देखा है कि लोहा जो होता है उसपे जंग लग जाता है। क्या हो रहा है वहां पे? ये जो हमारा आयरन का आर्टिकल है ना, ये ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और उसका डिस्ट्रक्शन होता रहता है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। इस चैप्टर में कोरोजन को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि कोरोजन होता क्या है। चैप्टर नंबर 3 में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट। हमारे खाने में जो तेल है, जो फैट है, वो भी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनका टेस्ट खराब हो जाता है खाने का, जो स्मेल होती है वो खराब हो जाती है खाने की। इसीलिए इसीलिए हम प्रिवेंट करते हैं अपने खाने को रेफ्रिजरेट करके, एयर टाइट कंटेनर्स में रख के। जो बाहर आप लेज कुरकुरे के पैकेट्स खा रहे हैं, उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है ताकि वो रेंसिड ना हो जाए, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। नाइट्रोजन गैस उसमें जो फिल है उसमें कोई नुकसान है नहीं, ये इनर्ट नाइट्रोजन गैस है, इनएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है? सो दिस वाज योर होल चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अभी तक देख रहे थे, सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट थर्सडे आपको इसी चैप्टर से जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसकी थ्योरी मिल जाएगी। ओके, टिल देन बाय।